नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम यूपी पीसीएस प्री 2025 जिसका एग्जाम होने वाला है 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को स्टार्ट करेंगे और इस सेट के अंदर इंडियन पॉलिटी के 15 प्रीरेक्विजिट्स होंगे। आप लोग जानते हो इंडियन पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है इंडियन पॉलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा आप इसके मूक टेस्ट करिए। ठीक है सर। तो देखिए, मैं आपके लिए 15 प्रीरेक्विजिट्स लाया हूँ, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ, अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन सही कर लिए, अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन सही कर लिए, जिस लेवल का मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन, अगर आपने वो क्वेश्चन लेवल को आपने टैकल कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट चल रही है। ठीक है सर। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चंस काफी हाई लेवल के हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है। तो इसलिए जितना हो सकता है पूरी वीडियो कंप्लीट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही किए हैं अपने क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो कि आईएएस प्री 2020 के अंदर पूछा गया है, पढ़िए। With reference to the provisions contained in Part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। तो पढ़िए। दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। स्टेटमेंट सेकंड, दे शैल नॉट बी enforceable by any court. Third statement, the principle laid down in this part are to be influence the making of law by the state. ठीक है सर। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर डीपी पार्ट फोर्थ के अंदर है क्या। तो आपको पता है पार्ट फोर्थ के अंदर है डीपीएसपी। ठीक है। तो डीपीएसपी पार्ट फोर्थ के अंदर मेंशन है। कौन सा आर्टिकल्स है, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं डीपीएसपी से। तो आप बोलोगे आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है। डीपीएसपी को कहां से बोरो किया है, तो आप बोलोगे बोरो फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो डीपीएसपी किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4th के अंदर मेंशन है। कितने आर्टिकल्स, आर्टिकल 36 टू 51। हमने कहां से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। आखिर इसका मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, जब भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाएगी या फिर अपने लॉज को बनाएगी, तो इन प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखकर पॉलिसीज और अपने लॉ को फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल्स को नहीं माना, बल्कि इन प्रिंसिपल का अगर वॉल्यूशन किया, तो क्या इसके बेसिस पर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, आप बोलोगे नहीं। ठीक है। तो दैट्स मीन कि जो पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी है वो इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर डीपीएसपी का वॉल्यूशन हुआ तो कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो दैट्स मीन दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। स्टेटमेंट थर्ड पढ़ो। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने क्या बताया था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाएगी, अपने लॉ को बनाएगी, तो इन प्रिंसिपल को कंसिडर करना पड़ेगा, इन पॉलिसीज को मानना होगा। ठीक है। तो 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अभी इसको करते हैं इरेज और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, यूपीपीईओ प्री 2019 में और आरएसआरटीएस प्री 2016 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़िए। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर आर्टिकल्स हैं। तो आपको बताना है कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो पहला है एबोलिशन ऑफ टाइटल, सेकंड है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, सी है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी और डी है राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो ये बताइए एबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 18 या आर्टिकल 26। तो इसका सही आंसर है एबोलिशन ऑफ टाइटल, इसमें आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है। अब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर
किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 26 में। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज या आर्टिकल 29 के अंदर मेंशन है, और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का ए। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता हूँ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 चीजों को ऐड किया था। कौन सी 3 चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चीज थी, एक था आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 21 ए किससे डील करता है, राइट टू एजुकेशन से डील करता है, और किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, तो आप बोलोगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा क्या किया था, दूसरा आर्टिकल 45, जो आर्टिकल 45 है उसकी लैंग्वेज चेंज की थी। क्या की थी, लैंग्वेज चेंज की थी। और दूसरा आर्टिकल 51 का ए का के को ऐड किया था। मतलब ये है कि 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था, ठीक है सर। तो ध्यान रखना 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 आर्टिकल्स को ऐड किया है, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज किया था, ठीक है, और आर्टिकल 51 के को ऐड किया था। के का मतलब 51 का के का मतलब 11th नंबर की ड्यूटी को ऐड किया गया है, ठीक है सर। अब इसको करते हैं। तो पहले का क्या है, पहले का थर्ड, इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। एब्लिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 18, मतलब ए का थर्ड। तो आप बोलोगे ए का थर्ड मतलब ए और डी, बी और सी तो रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये किस में है, रिलीजियस अफेयर है आपके आर्टिकल 26 में, मतलब बी का 4। अब देखो बी का 4 कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूपी पीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट नॉट करेक्ट मैच है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, बी आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आप लोगों को यह बताना है किस आर्टिकल में कौन सा प्रोविजन है। तो इसका सही आंसर है, मतलब नॉट करेक्टली मैच है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आप बोलोगे ये सर आर्टिकल 50 के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखना सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 50 के अंदर मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 के अंदर है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है सर। तो आर्टिकल 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, और आर्टिकल 48 में क्या है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 39 के ए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 39 के ए में क्या दे रखा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, तो आप बोलोगे 42nd एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और 48 में ऑर्गेनाइज एनिमल एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, इंपॉर्टेंट है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री 2009 के अंदर पूछा गया है, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपके पास पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है। तो पार्ट है सेकंड सिटीजन, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पार्ट फिफ्थ है वो किसके साथ डील करता है, पार्ट फिफ्थ के अंदर है यूनियन
यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 के अंदर क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट के अंदर है, तो ध्यान रखना फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4 के ए के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किस में है, पार्ट 4 के ए में है। ठीक है, तो पार्ट 2 में सिटीजन है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है, और पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, और पार्ट 5 के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव है। और पार्ट 1 में क्या है, पूछा जा सकता है, पार्ट 1 में क्या है, तो ध्यान रखना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब पार्ट 4 के ए को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया है। किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो आप बोलोगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको ऐड किया गया था। ठीक है सर, इसको करते हैं रेस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया है, पढ़िए। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किसके द्वारा करवाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और कैसे होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हम और तुम प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बना है, और इलेक्टोरल कॉलेज किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो ध्यान रखना यह है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। तो आपको यह बताना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है सर, तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग देखो, अब मैं बताता हूँ। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखना कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज में, तो इलेक्टोरल कॉलेज में मात्र इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं। कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर। दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होता है नॉमिनेटेड और एक होता है इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर मेंशन नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। किस किस के इलेक्टेड मेंबर्स, तो देखो किस किस के इलेक्टेड मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। पहला राज्यसभा के, दूसरा लोकसभा के, तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, किसके, ऑल स्टेट्स के, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी के। ठीक है सर, तो इसमें एक और बात याद रखनी है, पहला कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जो आपसे पसाया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या पसाया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते। एक तो ध्यान रखना है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये भी एकदम सही है। और इस प्रोविजन को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है,
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी को ऐड किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस प्रोविजन को इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी को 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो बताइए। तो ये आंसर होगा 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अच्छा एक और बात बताओ, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का हो गया, अब बात बताओ वाइस प्रेसिडेंट की। तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के में इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। किस किस के, कौन से हाउसेस के? तो इसमें मैं कलर चेंज करता हूं। किस किस के? तो ध्यान रखना, इसमें राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पूछा जाता है, कभी कभार वाइस प्रेसिडेंट का पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इलेक्टेड मेंबर एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और किस किस के? राज्यसभा और लोकसभा के। इसमें बात क्या याद रखनी है कि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। प्रेसिडेंट में स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरी बात, इसमें वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताजा क्वेश्चन है, पढ़िए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion और अदर इज रीजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, assertion और रीजन के क्वेश्चन, ठीक है। तो assertion ए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। रीजन, द मेंबर ऑफ both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to become the minister in union government, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा मतलब रीजन सही है या गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। assertion, the council of minister in India collectively responsible to the both house लोक सभा एंड राज्यसभा। तो स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। क्यों? अगर आपने आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 पढ़ा होगा, तो इसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओनली टू द लोक सभा, ठीक है। तो ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, इसको हटा दो, टू लोकसभा, इसको हटा दो, अब लिखो ओनली। ये स्टेटमेंट एकदम सही होगा, ठीक है। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। तो कैसे बोलोगे? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ओनली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं है। सेकंड रीजन पढ़ो, द मेंबर ऑफ बोथ लोक सभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम द मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। यूपीपीसीएसटी 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा?
तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू राज्यसभा। तो पहला, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। सेकंड, इट हैज द टर्म ऑफ द 5 years, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, ठीक है। फोर्थ, इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 year ऑफ एज। तो आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है सर। तो देखिए 1 2 3 या 2 3 4 या 1 3 या फिर 2 and 4। तो उसको करते हैं फिर से स्टार्ट। तो राज्यसभा, तो पहले ये बताइए कि जो राज्यसभा है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती। आप बोलोगे डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि राज्यसभा है वो क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। क्या है सर, एक परमानेंट बॉडी है। जो परमानेंट बॉडी है उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज नॉट टू सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, वो एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट बॉडी है राज्यसभा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट हैज अ टर्म ऑफ द 5 years। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है क्योंकि ये 5 years नहीं बल्कि कितना ईयर है, इसका है 6 years, ठीक है। इसका टर्म कितना है, 6 साल, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ द एज। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 25 नहीं 30 ईयर होता है। देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर एज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं हम राज्यसभा की और यहाँ पर लोकसभा, ठीक है सर। तो ध्यान रखना राज्यसभा में कितनी एज चाहिए, राज्यसभा में एज चाहिए 30 ईयर और लोकसभा के लिए 25 ईयर, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल और लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है, ISP 2000 में पूछा गया है, मस्त क्वेश्चन है, पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। तो देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू मनी बिल, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है करेक्ट और कभी कभार पूछ लिया जाता है नॉट करेक्ट। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना आपसे करेक्ट का पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। पढ़ो स्टेटमेंट फर्स्ट, अ मनी बिल कैन बी टेबल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। बी, द स्पीकर ऑफ Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is money bill or not. C, the Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. D, the president cannot return money bill to the Lok Sabha for reconsideration. तो आपके पास 4 स्टेटमेंट थे रिलेटेड टू मनी बिल, आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जो मनी बिल है काफी बार पूछा गया है, मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखना मनी बिल मेंशन है आर्टिकल 1010 के अंदर। 108 में क्या है, 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग है। क्या है, जॉइंट सिटिंग। अच्छा एक बार बता दो, चलो बढ़िया है आपके लिए, गलती से 108 लिख दिया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आ गया मेरे को कि जॉइंट सिटिंग, क्या जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए करवाई जा सकती है। आप बोलोगे नहीं, जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए और एक और है अमेंडमेंट बिल। कौन सा, अमेंडमेंट बिल के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए नहीं करवाई जा सकती और अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जॉइंट सिटिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मनी बिल और अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो मनी बिल के बारे में आते हैं। तो मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन है और क्या बोल रहा है, अ मनी बिल कैन बी टेबल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, ये साफ साफ बता रखा है आर्टिकल 110 के अंदर कि मनी बिल को
इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओनली इन लोकसभा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मनी बिल है, जो मनी बिल है इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? ओनली लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो मनी बिल लोकसभा के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम गलत। आगे पढ़ो, लोकसभा के जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर है वो फाइनल अथॉरिटी है, मतलब जो मनी बिल है वो कहां पर पहुंच गया? वो पहुंच गया लोकसभा के पास, राज्यसभा में तो जा ही नहीं सकता, तो लोकसभा के पास पहुंच गया। अब लोकसभा के जो स्पीकर है वो फाइनल डिसीजन करेंगे कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है, तो जो स्पीकर है लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि ये बिल है वो मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, द राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर द कंसिडरेशन विद इन 14 डेज। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ध्यान रखना, राज्यसभा मनी बिल के लिए न वो मनी बिल को अमेंड कर सकती, न मनी बिल को वो क्या कर सकती? अमेंड कर सकती। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता, न इसको क्या नहीं कर सकता? इसको विथ होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? विथ होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके पास मात्र किसका है? कंसिडरेशन का पावर है। तो ध्यान रखना, जो राज्यसभा है वो मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, ना उसको वो रोक के रख सकती है। उसको 100% पास करना होगा, वापस करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लोकसभा में मनी बिल को देना होगा 14 दिन में। ठीक है, डी पढ़ो, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। देखो, जो प्रेसिडेंट है वो अपनी वीटो पावर को, किसको? वीटो पावर किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 111 के अंदर है। प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज कैनॉट, ठीक है वो गलती से हो गया, कैनॉट यूज किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट है वो अपनी वीटो पावर को यूज नहीं कर सकते, किसके लिए? तो ध्यान रखना, पहला है मनी बिल और दूसरा है अमेंडमेंट बिल। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है सर, इसको करते हैं अब इरेज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेवल इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो असर्शन पढ़ो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। ठीक है, रीजन, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ए और राय, ए मतलब असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स या आर इज ट्रू। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, मतलब असर्शन पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। तो क्या ये सही है? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब क्या है आपको बताता हूँ। मान के चलो पार्लियामेंट के द्वारा एक कोई भी लॉ बना दिया जाता है, कोई कानून बना दिया जाता है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट भी आएगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो सेंट्रल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों सेंट्रल लॉ को क्या कर सकते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। नहीं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों कर सकते हैं। रीजन पढ़ो, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एकदम सही है।
तो मतलब डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास अधिकार है कि वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी ऑन द पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आपके पास 4 कमेटी है, आपको बताना है उनके डेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको अरेंज करना है। अब देखिए डेट हमारे पास बहुत सारी है। ठीक है, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई, डेट को याद करते करते मर जाते हैं, तो इसके अंदर डेट याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, छोटी सी एक ट्रिक दूंगा, आप उस ट्रिक को याद कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो पहला है ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, बैग बैग लेकर तुम गोवा जाओ। ठीक है, बैग लेके तुम गोवा जाओ, बैग लेके तुम गोवा जाओ। बी से, तो ध्यान रखना बी से है बलवंत राव कमेटी। ए से है अशोक मेहता, बलवंत राव मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। जी से जे वी के राव कमेटी। फिर एल से है एल एम संघवी कमेटी। फिर टी से क्या है, टी से है तुनगोन, टी एच आता तुनगोन कमेटी। फिर जी से है गर्जिल कमेटी। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 बार जी आ रहा है, जी से पहला जेबी के राव है और दूसरा जी से गर्जिल कमेटी है। तो क्या ट्रिक है, बैग लेके तुम गोवा जाओ, बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर जेबी के राव कमेटी, एलन संघवी कमेटी, तुनगुन कमेटी और गर्जिल कमेटी। तो देखिए पहले राव कमेटी मतलब अशोक मेहता राव कमेटी है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, तो बलवंत राव कमेटी, तो राव कमेटी मतलब यहाँ अशोक मेहता कमेटी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बलवंत राव मेहता कमेटी और यहाँ पर राव कमेटी, तो ये है पहला। ठीक है, तो बलवंत राव मेहता कमेटी या राव कमेटी, तो सबसे पहले आएगा बलवंत राय मेहता कमेटी मतलब थर्ड, पहला कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर एल एम संघवी या अशोक मेहता कमेटी। सॉरी, जो राव कमेटी है वो ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें 2 राव है, इसलिए एक है बलवंत राव मेहता कमेटी, एक है अशोक मेहता कमेटी, एक है जेबी के राव कमेटी। तो बी और इसको लेकर कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया, समझो फिर से। पहला है बलवंत राव मेहता कमेटी, थर्ड फिर अशोक मेहता कमेटी, फोर्थ फिर ये राव कमेटी जो पूछी जा रही है ये जेबी के राव कमेटी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राव कमेटी है, पूरा नाम क्या है, जेबी के राव कमेटी, लिखना भूल गए होंगे। तो पहला आएगा थर्ड, फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट, लास्ट में क्या है एल एम संघवी कमेटी मतलब सेकंड। ठीक है, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या याद करनी है, बैग लेके तुम गोवा जाओ, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जेबी के राव कमेटी, एल एम संघवी कमेटी, तुनगुन कमेटी और गर्जिल कमेटी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एल एम संघवी कमेटी से, तो ध्यान रखना एल एम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से, एल एम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल एम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को दिया गया था, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से, एल एम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है सर, तो ध्यान रखना बैग लेके तुम गोवा जाओ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है, RSRTS प्री री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
लिस्ट 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है और लिस्ट 2 के अंदर सोर्स है। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने किस कंट्री से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहला है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तीसरा है कैबिनेट गवर्नमेंट और चौथा है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट गवर्नमेंट लिया है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ये लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ आपको, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, यूएस से, टीपीएसपी आयरिश, कैबिनेट ब्रिटिश और यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। कहां से, कनाडा से। ठीक है, इसको करते हैं अवरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप जानते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को करने के लिए आपके पास डेट याद होनी चाहिए, तो डेट याद करना होगा आपको। ठीक है, पहला है गोलकनाथ केस, दूसरा है केशवनंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और लास्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो गोलकनाथ केस ये आया है 1967 में, और केशवनंद भारती केस ये आया है 1973 के अंदर, और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये आया आपका 1971 के अंदर, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये है 1976 में। एक और चीज बता दो, 44th कब आया है, 1978 में। ठीक है, अब इनको अरेंज करो, तो सबसे पहला आएगा फर्स्ट, आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर आएगा आपका सेकंड, फिर आएगा फोर्थ। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 वाला ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना सर? देखिए एक चीज बताता हूँ, मैंने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफी मैंने क्या बना रखे हैं, वीडियोस बना रखी हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बना रखे हैं, काफी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाके देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। एक वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये समझ लीजिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा के रखे हैं। ठीक है, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है सारे के सारे मैंने कवर किए हैं एक वीडियो के अंदर। उसके अंदर 35 QIQs हैं, 35 क्वेश्चंस हैं। आप एक बार जाके देखिए, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन, काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है, पढ़िए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है इमरजेंसी से। तो ये बता दीजिए कि इमरजेंसी किस पार्ट के अंदर है। तो आप बोलोगे सर ये है आपका पार्ट 18। तो ध्यान रखना, पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी मेंशन है, और आर्टिकल्स, तो आर्टिकल है 352 से लेके 356। तो आर्टिकल 352 से लेके 356 इमरजेंसी के साथ डील करते हैं। तो ये बताना है कि किस किस सर्कमस्टेंसेस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस, थर्ड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, और फोर्थ है फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपको ये बताना है कि किस किस फैक्टर के बेसिस पर या किस किस सर्कमस्टेंसेस पर प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो आप लोग जानते हो कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, इमरजेंसी होती है 3 प्रकार की। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखो, तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, चलो यहाँ पर लिखता हूं, ये मान के चलो ये है 1950, फिर उसके बाद 1978, अब यहाँ पर है प्रेजेंट। ठीक है सर, तो ध्यान रखना कि 1950 से लेके 1978 तक, 1950 से लेके 1978 तक नेशनल इमरजेंसी को 3 ग्राउंड पर डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट।
ठीक है। तो 1950 से लेके 1978 तक कितने ग्राउंड पर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता था नेशनल इमरजेंसी? वो है 3। कौन से? ध्यान रखना, पहला है इंटरनल, सॉरी हाँ, पहला इंटरनल डिस्टर्बेंस, यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनल डिस्टर्बेंस पहला। दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, यहाँ पर EA लिखता हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस, और तीसरा है वॉर। तीसरा क्या है? तीसरा है वॉर। लेकिन 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 क्या हुआ कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, किसके द्वारा? जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें क्या कर दिया? बदलाव कर दिया गया। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको डिलीट कर दिया, और इसकी जगह पे क्या ला दिया? इसकी जगह पे रिप्लेस क्या कर दिया? दूसरा चेंज कर देता हूं, क्या रिप्लेस कर दिया? यहाँ पर रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, इंटरनल डिस्टर्बेंस को काट दिया, इसको आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। दूसरा वही एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड वॉर, ठीक है। तो ध्यान रखना 1950 से लेकर 1978 तक नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता था 3 चीजों के ऊपर, 3 फैक्टर्स के ऊपर। पहला इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया इससे आर्म रेबेलियन से। तो अब आर्म रेबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, तो इसका मतलब जो सेकंड है वो एकदम गलत है, ठीक है सर। समझ में आ गया ना? इसको करते हैं अब इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, यूपी PCS प्री में 2021 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और अदर इज रीजन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रीजन, मतलब क्या रीजन सही है असर्शन का, ठीक है। तो असर्शन पढ़ो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। रीजन पढ़ो, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसका कोई रीजन नहीं दिखा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में अलग अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। पहला पढ़ो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि कौन करता है? ये करता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा फाइनेंस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन की क्वालिफिकेशंस को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट करेगा। दूसरा देखो, चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है सर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं भाई फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ध्यान रखना, आर्टिकल है 280, ठीक है, 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन मेंशन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, कौन सा? स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो बताओ किस आर्टिकल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन मेंशन है? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 243 के आई के अंदर, आई के अंदर, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ध्यान रखना आर्टिकल 243 के अंदर। तो 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन और 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, इंपॉर्टेंट है, यूपी ARO प्री 2017 में पूछा गया है, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ स्टेट कैन बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आर्टिकल 170 के अंदर यह बता रखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो आपसे ये पूछा, तो ऑप्शन है आपके पास
4 40 एंड 400, 50 एंड 450, 50 और 500, फिर लास्ट क्या है 60 एंड 500, 60 या 500। तो इसका सही आंसर है 60 एंड 500। तो 60 क्या है, 60 है आपका मिनिमम और 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है सर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 500 मेंबर होने चाहिए। ठीक है। तो आज खत्म हो गया, आज की जो वीडियो थी खत्म हो गई। क्वेश्चन हमने 15 के 15 कंप्लीट कर लिए और मैंने कोशिश किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैंने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस करा रखे हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं काफी डिटेल के अंदर। ठीक है। और भी मैंने करा रखे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का करा रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का करा रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का करा रखे हैं। ठीक है। तो आगे भी हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। क्या करेंगे, पार्ट 3 के अंदर, मतलब प्रैक्टिस सेट 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और उसके भी 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को क्या करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपने क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है सर। तो अभी के लिए चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। और जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ने पर ध्यान लगाइए।